जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट में। हम लोग क्वालिटी पढ़ रहे हैं। कल हम लोग एक लेक्चर पढ़े थे, आज आगे पढ़ते हैं। उसी के आगे ये हम लोग घटना चक्र की बुक पढ़ रहे हैं दोस्तों। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं नागरिकता। सबसे पहले नागरिकता देखते हैं। नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान के भाग 2 में है। सबसे पहले नंबर हमें याद रखना है, नागरिकता जो है हमारे संविधान के भाग 2 में वर्णित है और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है, नागरिकता संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ओके दोस्तों, भारतीय संविधान जो है नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। जो हमारा भारतीय संविधान है ये हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। ओके दोस्तों, तो जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ओके दोस्तों, अब अगला देखते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है दोस्तों? भाग 3 में है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ओके दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसको भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, मतलब मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। ओके दोस्तों, मूलतः संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार थे। हमारे मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों, सॉरी 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 54वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और वो आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। ओके दोस्तों, अब वो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, वो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा जो था संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। और अभी हमारे संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं और इनका विवरण आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमारा संविधान हमें देता है। सबसे पहला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता, मतलब राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ओके दोस्तों, बस आप लोग इतना ध्यान रखना, आर्टिकल 14 जो है, अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष समानता, ओके दोस्तों, समानता का मौलिक अधिकार देता है। अब आर्टिकल 15 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध। मतलब हम किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, उसके मूल वंश, जात, लिंग या उसके जन्मस्थान के आधार पर उसको हम लोग उसके साथ छुआछूत नहीं कर सकते, मतलब उसके साथ हम लोग कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर मान लो कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है किसी भी स्टेट्स में, तो उसमें जो है सबको समान अवसर दिया जाना चाहिए। ओके दोस्तों, ये आर्टिकल 16 है। ओके दोस्तों, अब अनुच्छेद 17 देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 दोस्तों ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अस्पृश्यता का अंत जो है इस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 17 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 17 में क्या है दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित होता है। ओके दोस्तों, अनटचेबिलिटी किसमें है? आर्टिकल 17 में। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 18 क्या है। अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों? उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में, बस इतना ध्यान रखना, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। इसमें क्या है दोस्तों? सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त, सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि जो है राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब एक तो सेना का और एक विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर कोई भी उपाधि जो है राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 18 में वर्णित है। तो दोस्तों, भारत को कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। तो दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। अब अगला हमारा मौलिक अधिकार देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ओके दोस्तों, पहला समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। अब स्वतंत्रता का अधिकार जो है
अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसका वर्णन किया गया, स्वतंत्रता अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 क्या है। अनुच्छेद 19 क्या है, वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये सब क्या है अनुच्छेद 19 में। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता जो है, ये जो है मतलब कुछ अधिकार हैं जो है, जो हमें अनुच्छेद 19 में मिलते हैं, जैसे वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है, जो कि वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। मतलब वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत हमें टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग 19 आर्टिकल 19 के ए में क्या है, मतलब अनुच्छेद 19 के का में क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब हमें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान है। ओके दोस्तों। दूसरा अनुच्छेद 19 के खा में क्या है, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। हम लोग मतलब शांतिपूर्ण बिना हथियारों के हम सम्मेलन कर सकते हैं, मतलब हम जो धरना प्रदर्शन होते हैं वो सब इसी अनुच्छेद के तहत जो है उनको फ्रीडम मिली हुई है धरना करने की। ओके दोस्तों। अब अनुच्छेद 19 गम देखते हैं क्या है, संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता, मतलब हम लोग कोई भी संघ बना सकते हैं या फिर कोई भी कमेटी बना सकते हैं, ये हमें अनुच्छेद 19 के गा के अनुसार मिलती है। ओके दोस्तों। अब अनुच्छेद 19 के घा में क्या है, अनुच्छेद 19 के घा में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की, मतलब हम भारत के किसी भी स्टेट्स में बिना किसी रोक टोक के, मतलब बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। तो दोस्तों अब अनुच्छेद 19 के अंग्या में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने बस जाने की स्वतंत्रता, मतलब हम भारत के किसी भी स्टेट्स में जाके वहाँ पे निवास कर सकते हैं और वहाँ पे अपना घर लेके वहाँ पे हम लोग वहाँ के प्रॉपर निवासी बन सकते हैं। ओके दोस्तों। अब अनुच्छेद 19 के हम क्या है, जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता, यही टोटल 6 स्वतंत्रता है दोस्तों, जो हमें आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है। ओके दोस्तों। सबसे पहले क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 के काम में है। दूसरा क्या है, शांतिपूर्ण बिना हथियारों का सम्मेलन कर सकते हैं, मतलब हमें पहले बोलने की स्वतंत्रता मिली, उसके बाद जब बोलने की स्वतंत्रता हमें मिल गई, हम कहीं पे भी शांतिपूर्ण जो है बिना हथियारों का सम्मेलन कर सकते हैं। जब हम लोग बिना हथियारों का सम्मेलन कर सकते हैं तो हम लोग अपनी संघ बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं। हम लोग अपने समिति बना लिए, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में हम घूम सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में हम घूम सकते हैं, तो अगर हमें कोई भी स्थान पसंद आया, हम वहाँ पे रह भी सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता मिलती है। ओके। फिर हम अगर कहीं पे भी रह रहे हैं तो वहाँ पे हमें जीविका चलाने, अपने जीविकोपार्जन के लिए या फिर कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। इसको एक स्टोरी नुमा से हम लोग याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग मिलती है। ओके दोस्तों। अब अनुच्छेद 20 देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 20 क्या है दोस्तों, अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या है दोस्तों, अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है दोस्तों। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है टोटल 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, ध्यान देना पूछा जाता है। अनुच्छेद 20 के तहत जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। अगर किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण करेगा, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपराध है तो उसको अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण करेगा। मतलब मान लो कोई व्यक्ति आज कोई अपराध कर रहा है, तो उसको मान लो अगर उसका कोर्ट फैसला अगर 10 साल बाद करेगी, तो उसको आज के जो नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी, उस समय के नियम कानून के अकॉर्डिंग उसको सजा नहीं दी जाएगी। वही इसके कहने का मतलब है। ओके दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई व्यक्ति अगर एक अपराध कर रहा है तो उसको एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंड दिया जाएगा, बार बार उसको एक अपराध के लिए कई दंड नहीं दिया जा सकता। ओके दोस्तों। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आ- अनुच्छेद 20 में तहत 3 स्वतंत्रता दी हुई है। ओके दोस्तों। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए भी बाध्य नहीं। ओके दोस्तों। अब अनुच्छेद 21 देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये अनुच्छेद 21 में दोस्तों बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में है दोस्तों। और यही अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जो जब आपातकाल लगता है तो उसके दौरान ये जो है हटते नहीं है, बाकी जो इतने भी अपने मौलिक अधिकार हैं वो सभी आपातकाल के दौरान टर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों टर्मिनेट नहीं होते। ओके दोस्तों। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अब अनुच्छेद 21 का देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 21 का जो है बाद में जोड़ा गया था दोस्तों। इसमें क्या है, जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। मतलब अनुच्छेद 21 का क्या है, शिक्षा का अधिकार। ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पूछा जाता है आपसे, शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है? अनुच्छेद 21 ए, मतलब अनुच्छेद 21 का। ओके दोस्तों, अब अनुच्छेद 22 देखते हैं। अनुच्छेद 22 देखते हैं क्या है दोस्तों, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। इसका मतलब है दोस्तों कि इसमें जो अगर मान लो किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं दोस्तों? उसे गिरफ्तारी के कारणों का अवगत कराया जाएगा। मान लो कोई भी पुलिस अगर आके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है तो उस व्यक्ति को ये जानने का हक है उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, उसको उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरा क्या है, उससे 24 घंटे के अंदर जो है निकटतम दंडाधिकारी मतलब निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है पेश किया जाना चाहिए। मतलब जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर में पुलिस निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। ओके दोस्तों, तीसरा उसको क्या है, उसे अपने विधि व्यवसाय मतलब वकील से परामर्श करने तथा बचाव करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब अगर पुलिस किसी को हिरासत में लेती है, किसी को गिरफ्तार करती है तो उस वो व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है कि वो अपने बचाव के लिए वो अपने वकील से परामर्श ले सकता है और उससे बात विमर्श कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, तीसरा हमारा मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा में संविधान जो मौलिक अधिकार देता है वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 से 24 में है। इसका वर्णन क्या कहाँ से कहाँ तक है, 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 में क्या है दोस्तों, मानव के दुर्व्यापार मतलब जो मानव की तस्करी होती है, मतलब इंसानों का खरीदना और बेचना, ये जो है अनुच्छेद 23 में कहा जो है प्रतिबंधित किया गया है। और बलात्श्रम भी जो है अनुच्छेद 23 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। ओके दोस्तों, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम मतलब बाल श्रम को प्रतिबंधित किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो आर्टिकल 23 के तहत। ओके दोस्तों, अब अनुच्छेद 24 क्या है, आर्टिकल 24 क्या है, अनुच्छेद 24 क्या है। अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। मतलब आर्टिकल 24 में क्या है, कारखाने हुए, खान हुई या फिर जहाँ भी जोखिम भरे हुए कार्य होते हैं वहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने नहीं दिया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 24 में है। फिर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा चौथा चौथा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा चौथा मूल अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो 21 आर्टिकल में दोस्तों, आर्टिकल 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 25 देखते हैं, अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मतलब आर्टिकल 25 में क्या है दोस्तों, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं और उसका आचरण कर सकते हैं और उसको प्रचार कर सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग मिली है। अब अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मतलब अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब अनुच्छेद 27 में क्या है दोस्तों, आर्टिकल 27 में क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। ओके दोस्तों, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। ओके दोस्तों, अब अनुच्छेद 28 देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 28 के तहत क्या है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये हमारा क्या था दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये किसमें है, आर्टिकल 29 और 30 में है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ओके दोस्तों, तो आर्टिकल 29 देखते हैं। आर्टिकल 29 में क्या है, अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित है। मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और सुरक्षा जो है ये आर्टिकल 29 में वर्णित है। अनुच्छेद 30 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान है। मतलब अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं जो है, और प्रशासन करने का अधिकार, ये सब जो है अनुच्छेद 30 में है। ओके दोस्तों,
अब अगला हम छठा देखते हैं अपना, छठा फंडामेंटल राइट्स, छठा मौलिक अधिकार क्या है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32 में। सबसे पहले ध्यान देना, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ध्यान देना दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत, मतलब अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 5 तरह की रिट कौन सी है, सबसे पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। दूसरा परमादेश है, मैंडमस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। ओके, चौथा उत्प्रेषण है। पांचवा अधिकार परीक्षा है, जिसको कि वारंट बोलते हैं। ओके दोस्तों, ये 5 प्रकार की रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, और ये आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको बोलते हैं, को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का, ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को बोला, आर्टिकल 32 को बोले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, संविधान की आत्मा। ओके दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, मतलब आर्टिकल 352 में मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाते हैं। ध्यान देना दोस्तों, ये मैं आपको पहले भी बताए थे कि जो अनुच्छेद 20 और 21 है, ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वह सभी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है निलंबित हो जाते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे हम अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमारे संविधान में जो है किस देश के संविधान से लिया गया। ये किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कल वाली वीडियो में बताते हैं, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है, और ये हमारे किस भाग में वर्णित है, भाग 4 में वर्णित है। ओके, नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे संविधान के भाग 4 में वर्णित है, और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। ओके दोस्तों, 3 पॉइंट यहाँ ध्यान देना। सबसे पहले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और ये किस देश के संविधान द्वारा लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान द्वारा लिया गया है। ओके दोस्तों, इन्हें लागू करना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है, मतलब जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको लागू करना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है, न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, मतलब वो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो मतलब है, इसको जो है वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अवृत्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ध्यान दें, ये आर्टिकल अनुच्छेद 38 के साथ व्यवस्था है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब अनुच्छेद 39 का के तहत क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है, ये अनुच्छेद 39 का के तहत की गई है। अब अनुच्छेद 40 देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों के गठन का प्रावधान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पंचायतों के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 40 में है, मतलब अनुच्छेद 40 में है पंचायतों के गठन का प्रावधान। ओके दोस्तों, अब अनुच्छेद 41 देखते हैं। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। और कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान जो है किसमें है, अनुच्छेद 41 में है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 42 के तहत। अनुच्छेद 42 के तहत क्या है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूत सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 42 में क्या है दोस्तों, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूत सहायता का उपबंध क्या किया, कहाँ किया गया दोस्तों, ये अनुच्छेद 42 में किया गया है। ओके दोस्तों, अब अनुच्छेद 43 देखते हैं। अनुच्छेद 43 के तहत जो है कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 में क्या है, कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान जो है किसमें किया गया है, अनुच्छेद 43 में किया गया है। अनुच्छेद 43 का क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 43 के तहत उद्योगों के प्रबंध में
कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। ये अनुच्छेद 43 का में है। और अनुच्छेद 43 में क्या है दोस्तों, कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान। ओके दोस्तों, अब अगला देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 44 देखते हैं। आर्टिकल 44 क्या है? आर्टिकल 44 क्या है? नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। और ये समान आचार संहिता जो है केवल गोवा में लगा हुआ है। ओके दोस्तों, ये आर्टिकल 44 है। ओके दोस्तों, आचार संहिता, समान आचार संहिता। ओके दोस्तों, नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किस आर्टिकल में? आर्टिकल 44 में है। ध्यान देना दोस्तों, इसको आप स्ट्रिक्ट से याद कर सकते हैं। समान आचार संहिता मतलब 4 दोनों समान है, ये अनुच्छेद 44 में। ओके दोस्तों, तो अनुच्छेद 45 के तहत क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 45 के तहत क्या है दोस्तों? 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। तो दोस्तों, अब अनुच्छेद 46 देखते हैं। अनुच्छेद 46 के तहत क्या है? अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है। अनुच्छेद 46 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की आवृत्ति की का वर्णन है। अनुच्छेद 47 देखते दोस्तों, अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 47 के तहत क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 48 के तहत क्या है? कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 48 में, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान। अब अनुच्छेद 48 का के तहत क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 48 का के तहत जो है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल 48 ए में है। ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 48 का के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है दोस्तों। अनुच्छेद 49 देखते हैं। अनुच्छेद 49 के तहत क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 49 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हुए, जो स्थान हुए और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान जो है आर्टिकल 49 में है। अब अनुच्छेद 50 देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल पूछा जाता है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किस आर्टिकल में? आर्टिकल 50 में, अनुच्छेद 50 में। तो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 51 देखते हैं। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 51 में। तो दोस्तों, हम आगे देखते हैं, मौलिक कर्तव्य देखते हैं। हम लोग मौलिक अधिकार देख लिए, अब हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य होंगे। मौलिक कर्तव्य देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है ये किस भाग में है दोस्तों? भाग 4 का में। सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है? भाग 4 का में है। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 ए में है, अनुच्छेद 51 का में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ध्यान देना। और इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया। जो हमारा मौलिक कर्तव्य है इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया था। ओके दोस्तों, ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारा ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। आगे देखते हैं हम लोग, जो मौलिक कर्तव्यों की सूची है। कुछ जो मौलिक कर्तव्य हैं, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो हमारा संविधान हमें देता है, बोलता है कि ये आप जो भी भारत के नागरिक होंगे उनके लिए इनके मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। 51 का में कौन कौन से मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है?
और सबसे पहला मूल कर्तव्य क्या है दोस्तों? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या-क्या कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। सबसे पहले जो भारत का नागरिक होगा, तो संविधान का पालन करना आवश्यक है। उसके आदर्शों और संविधान का पालन तो करे ही और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ओके दोस्तों? दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। ओके दोस्तों, तीसरा क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करें? रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ओके दोस्तों, चौथा क्या है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला क्या है दोस्तों? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ओके दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। तो दोस्तों, अगला क्या है हमारा मौलिक कर्तव्य? प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें। मतलब प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत क्या होते हैं? वन, झील, नदी और वन्यजीव है, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। और क्या करें? प्राणी मात्र के प्रति क्या करें? दया भाव रखें। ओके दोस्तों, अगला हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों? सार्वजनिक संपत्ति का को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित पालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ओके दोस्तों, मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो दोस्तों, जो मूलतः संविधान में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 2002 में हुआ, इसके द्वारा क्या हुआ? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।